दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स को कहा जाता है, रूल्स या नियम कानून जो अकाउंटेंट लोगों को फॉलो करना पड़ता है कंपल्सरीली जब वो कोई लेवल 1 या फिर यूँ कहिए नॉन एसएमसीज, नॉन स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज का अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपके लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ना वो कंपल्सरी हो जाएंगे। आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ही होगा जब आप कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनका ऐसे कंपनीज का आप तैयार कर रहे हो। तो इसमें आप लोग जानते ही हो कि आज के डेट में जो बहुत कॉस्टली एसेट्स हैं, जो बहुत जैसे प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, तो ये सब बहुत कॉस्टली जो एसेट्स हैं इसमें करोड़ों रुपया का इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूरत पड़ता है। बहुत समय जो इन्वेस्टर है जो जिसको चाहिए ऐसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरीज, तो वो लोग डायरेक्टली इसको बाई करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है क्योंकि इन्हें एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स तक इनको यूज़ करना रहता है। से 10 साल के लिए अगर आपको कोई एसेट यूज़ करना है तो उस केस में आप उसको खरीदने में आपको कुछ करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना बहुत जन को लगता है कि ये वर्थ इट नहीं है, मतलब वैल्यू फॉर मनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एसेट को हमको लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करना है, से 5 ईयर्स के लिए हमको उसको इस्तेमाल करना है। अब उसके पीछे हम 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया हम इन्वेस्ट कर देंगे तो ये एक मुनासिब नहीं होता है बहुत समय। तो ऐसे केसेस में, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि कंपनी के जो मालिक लोग होते हैं, जो मेन इन्वेस्टर्स लोग होते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि इसको एक काम करते हैं, इसको भाड़े पे ले लेते हैं, रेंट पे ले लेते हैं सॉर्ट ऑफ। तो ये जो रेंट पे लेने वाला जो सिचुएशन है कि 5 साल के लिए आप रेंट पे ले लो, आप एसेट को यूज़ कर लो, उसके बाद आपको एसेट को वापस कर देना होगा, यू विल हैव टू रिटर्न द एसेट। तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस को वी कॉल इट लीज ट्रांजैक्शंस। ये बहुत ही ज़्यादा आज के डेट में एक आप यूँ कहिए कि बिजनेस वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड ट्रांजैक्शंस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड ट्रांजैक्शंस है। इनफैक्ट डिफेंस एग्रीमेंट्स में भी ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज होता है। इंडिया भी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, ठीक है, अपना न्यूक्लियर सबमरीन्स है जैसे INS चक्रा वगैरह, तो ये न्यूक्लियर सबमरीन्स है, बहुत कॉस्टली सबमरीन्स हैं। तो उसको हम लोगों ने बाई नहीं किया है बल्कि हम लोगों ने उसको लीज पे लिया हुआ है रशिया से। तो क्योंकि हमें उसको समझना है, उसका मैकेनिज्म को समझना है, फिर हम लोग खुद भी उसको डेवलप करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग हमने उसको भाड़े पे ले लिया सॉर्ट ऑफ। ठीक है, भाड़े पे लेकर के हम लोग उसको चला रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि क्या उसमें सिस्टम लगा हुआ है, कैसे उसको ऑपरेट करना है। तो ऐसे सिचुएशन में भी लीज आपको काफ़ी ज़्यादा, लीज वाला ट्रांजैक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज मैं लीज अकाउंटिंग के बारे में आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। ये जो लीज अकाउंटिंग है, ये वीडियो मेरा डिफरेंट पार्ट्स में बनेगा क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्कशन होगा, तो एक सिंगल वीडियो में मैं इसको कवर नहीं कर पाऊंगा। और प्लीज़ माफ़ करिएगा, आज का जो वीडियो है उसमें बैकग्राउंड साउंड काफ़ी ज़्यादा आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि पास में ही कुछ प्रोग्राम वगैरह हो रहा है तो उसका साउंड आ रहा होगा, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि लीज जो है वो क्या है। लीज एक किस्म का रेंटल एग्रीमेंट है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रेंटल एग्रीमेंट। ठीक है, बट ये लीज जो होता है वो कभी कभी रेंटल एग्रीमेंट से बढ़ के भी हो सकता है, तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो लीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के मुताबिक 2 किस्म के लीजेस हो सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज द फाइनेंस लीज एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज द ऑपरेटिंग लीज। तो मैं टेक्निकल टर्म्स को डिस्कस करने से पहले आपको एग्जांपल के जरिए आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि किस तरह का लीज को फाइनेंस लीज बोला जाएगा, किस तरह का लीज को ऑपरेटिंग लीज कहा जाएगा। मान के चलिए कि आप एक प्लांट एंड मशीनरी को आप लीज पे लेना चाहते हो। प्लांट एंड मशीनरी का यूजफुल लाइफ है, अपने जो टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि सर ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 साल इसका यूजफुल लाइफ होगा। तो आपने जो लीज टर्म्स के साथ एग्री किया तो वो लीज टर्म्स के मुताबिक इसका यूजफुल लाइफ तो 10 ईयर्स है, बट आपने इस लीज को लिया भाड़े पे, इस एसेट को भाड़े पे लिया फॉर अ पीरियड ऑफ से 12 ईयर्स। मतलब आपका जो लीज टर्म है वो एसेट का यूजफुल लाइफ से भी ज्यादा है।
ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये एसेट बेसिकली आप ही का हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में इस तरह के एसेट्स को हम लोग कहेंगे फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज उस तरह का लीजेस को कहा जाता है जब नाम के वास्ते लीगली अगर कहा जाए तो आप एक रेंट पेयर हो, ठीक है, बट एसेट रियलिटी में आप ही का हो चुका है, क्योंकि एसेट का यूजफुल लाइफ पूरी तरीके से या तो कवर हो जा रहा है लीज टर्म से, या फिर पूरी तरीके से अगर कवर नहीं भी हो रहा है तो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये आपको मिल जा रहा है। जैसे एसेट का यूजफुल लाइफ अगर सपोज 10 इयर्स है तो आपने 9 इयर्स तक आप उसको लीज पे ले चुके हो, तो एसेट का जो भी लाइफ है उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट तक वो एसेट आपके पास रहने वाला है। मतलब बेसिकली आपने एसेट को इनडायरेक्ट तरीके से आपने एसेट को खरीद लिया है, आप एसेट के ओनर बन चुके हो। तो इस सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि फाइनेंस लीज हम लोगों का आ रहा है। तो व्हाट इज फाइनेंस लीज? फाइनेंस लीज इज अ टाइप ऑफ लीज when the significant risks and rewards incidental to ownership have been transferred from the lessor to the lessee। देखिए दोस्तों, लीज के केस में there are two parties, one is the giver जो लीज दे रहा है, जिसका एसेट जिसको लीगली बिलोंग करता है वो रेंट पे दे देता है एसेट को किसी और को यूज करने के लिए। तो जो गिवर है वो यहाँ पे लेसर है, और जो टेकर है जो ले रहा है एसेट को यूज कर रहा है, जो रेंट पे करेगा आपको धीरे धीरे बाद में, तो वो हो गया लेसी। तो जब इंसिडेंटल जो ऑल द रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू ओनरशिप, रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू ओनरशिप का मतलब एसेट से रिलेटेड जो भी रिस्क्स हैं, रिस्क ऑफ लॉसेस एटसेट्रा, ठीक है, जो भी रिवॉर्ड्स होगा, जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा, वो प्रैक्टिकली अगर ट्रांसफर हो जा रहा है फ्रॉम द लेसर टू द लेसी, तो इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फाइनेंस लीज। और अगर वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू ओनरशिप अगर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग उसको ऑपरेटिंग लीज बोलेंगे। ऑपरेटिंग लीज वो लीज है जहां पे आप मेरा ही एग्जांपल को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूं कि एसेट का यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स का, आप उसको 1 ईयर के लिए लीज पे ले रहे हो, मतलब 1 ईयर के बाद आप एसेट को यूज करने के बाद आप लौटा दोगे। तो इस केस में एसेट का यूजफुल लाइफ बहुत ज्यादा है, बट एक बहुत अपने लाइफ का एक बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो एसेट आपके पास रहेगा, आप उसको यूज करके बेसिकली वापस कर दोगे, तो दैट टाइप ऑफ लीज विल बी कंसिडर्ड एज द ऑपरेटिंग लीज। तो ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि इन द केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज you will have to compulsorily return the asset। जैसे ही आप एसेट को यूज कर लोगे, आपको एसेट को क्या करना होगा, वापस करना होगा बैक टू द लेसर, जिससे आपने लिया उसको आपको वापस करना होगा। बट इन द केस ऑफ द फाइनेंस लीज आपके पास एक चॉइस दिया जाएगा एज सुन एज द लीज टर्म एक्सपायर्स। जब एक लीज टर्म आपका एक्सपायर करेगा तो लेसी को लेसर एक चॉइस देगा कि क्या आप इस एसेट को बाई करना चाहते हो, क्या आप एसेट को रखना चाहते हो। तो अगर एसेट को रखने का चॉइस मिल जा रहा है लेसी को फ्रॉम द लेसर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लीज टर्म, तो दैट पर्टिकुलर लीज विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज में इज अ टाइप ऑफ परचेज ट्रांजैक्शन ओनली, ठीक है। ये बेसिकली आपने एसेट को बाई ही कर लिया, बस थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में इसका ओनरशिप आपको मिलेगा। आप इसको लीगल ओनर तो नहीं बनोगे ऑन पेपर, आप सिर्फ इसके यूजर या आप इसके जो है रेंट पेयर के हिसाब से आपका ट्रांजैक्शन को दिखाया, मतलब लीगली रहेगा, बट बेसिकली ठीक है हम लोगों को मान के ये चलना होगा कि आप ही इसके एक्चुअल यूजर हो। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जो कि एक बहुत ही लॉजिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो भी इस बात को मानता है कि अकाउंट्स में जो है लीगलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन को साइड करके जो एक्चुअल नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन है उसको देखना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जब फाइनेंस लीज का एक अकाउंटिंग करेंगे, जो जर्नल एंट्रीज में आपको डिस्कस करूंगा, तो आप देखिएगा कि जर्नल एंट्रीज या अकाउंटिंग विल बी बेस्ड on the fact that the lessee is the true owner of the asset, उसको लीगल ओनरशिप मिल चुका है। तो वह उस सिचुएशन में जो अकाउंटिंग होता हम लोग वही अकाउंटिंग करने वाले हैं, इवन दो यू आर जस्ट अ लीज पेयर। द लेसी जो यहाँ पे है वो सिर्फ रेंट पेयर है, वो एक्चुअल लीगल ओनर नहीं है। बट इन द केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज यू आर नॉट द ओनर, द लेसी इज नॉट द ओनर, ठीक है, ही इज सिंपली यूजिंग द एसेट एंड पेइंग द रेंट अगेंस्ट इट। तो इन दैट केस हम लोग अकाउंटिंग करते समय भी इसको ध्यान में रखेंगे और हम लोग रेंटल पेमेंट्स को हम लोग एज एन एक्सपेंस मानेंगे इन द बुक्स ऑफ द लेसी।
ठीक है। तो अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो आज के वीडियो का मेन मेरा जो मकसद है वो आज ये सिखाना है आप लोगों को कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको कैसे समझेंगे। तो देयर आर वेरियस टर्म्स, ठीक है, इसको समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आप देखिए एक टर्म आपको इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम लीज पेमेंट्स, एमएलपीज, ठीक है। तो एमएलपीज क्या है इसको समझेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आप देखिएगा एक टर्म आएगा इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट इन द लीज, ठीक है, इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट इन द लीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगा, उसको हम लोग समझेंगे आज के वीडियो में। और हम लोग ये टर्म भी समझेंगे इंसेप्शन ऑफ द लीज, ठीक है, इंसेप्शन ऑफ द लीज। तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आज की वीडियो में मिनिमम लीज पेमेंट्स किसे कहते हैं, इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट इन द लीज किसे कहते हैं, इंसेप्शन ऑफ द लीज किसे कहते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जीआई किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, एनआई किसको कहते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं। और आज के वीडियो में मैं ये भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, आप देख सकते हो मैंने कोना में लिखा है, दैट इज अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, यूएफआई, ठीक है। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या है, इसका क्या इंप्लीकेशंस है, आज के वीडियो में हम लोग ये सब एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं मिनिमम लीज पेमेंट से। तो दोस्तों जो लीज रेंटल्स है ना, जो लीज रेंटल्स लेसी लेसर को पे करेगा, दोज आर कॉल्ड एज द मिनिमम लीज पेमेंट्स। ये आप और हम समझेंगे इन कॉमन लैंग्वेज, बट मिनिमम लीज पेमेंट सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 की तरफ देखते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 मिनिमम लीज पेमेंट्स का डेफिनेशन को दो पार्ट्स में बांट दिया है, एक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेसर, दूसरा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेसी। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेसर अगर आप देखिएगा तो मिनिमम लीज पेमेंट्स का मतलब होता है कि जो लीज रेंटल्स आप पे कर रहे हो वो साथ में एनी गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, कोई भी गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, मिनिमम लीज पेमेंट्स का पार्ट होगा, दैट विल आल्सो बी एडेड with the lease rentals in order to arrive at the minimum lease payments. Now what is this guaranteed residual value? Residual value का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू। तो बहुत समय लेसी या फिर कोई थर्ड पार्टी लेसर को गारंटी देता है कि देखो इतना स्क्रैप वैल्यू तुमको मिलेगा ही मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो हम तुम्हें पेमेंट करेंगे, हम तुमको पैसा देंगे ताकि तुमको कोई भी तरह का लॉसेस ना हो। तो इन दैट केस अगर लेसर को लेसी के तरफ से या किसी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी की तरफ से अगर कोई गारंटी मिला है कि कम से कम सर्टेन रेसिडुअल वैल्यू, सर्टेन स्क्रैप वैल्यू उसको मिलेगा ही जैसे ही वो एसेट को बेचेगा, तो इन दैट केस दैट विल बी कंसिडर्ड एज द गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। ये गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू लीज रेंटल्स के साथ आपको जोड़ देना है और जो टोटल आएगा, जो सम टोटल आएगा, दैट विल बी द मिनिमम लीज पेमेंट्स। तो मिनिमम लीज पेमेंट्स का मैंने बातों ही बातों में आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया, मिनिमम लीज पेमेंट्स इज इक्वल टू लीज रेंटल्स, द सम टोटल ऑफ लीज रेंटल्स, जो भी भाड़े आपको देने लेसी जो भाड़ा देगा थ्रू आउट द लाइफ पीरियड ऑफ द एसेट, उसके साथ साथ जो गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है, जीआरवी है, उसको हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा मिनिमम लीज पेमेंट्स। अच्छा, इसके बाद अब देखिए मैंने क्या लिखा, the lease rentals are called as the minimum lease payments, the finance charge that is interest rate in the lease is called as the interest rate implicit in the lease। लीज में एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट होता है, एक सर्टेन ब्याज का एंगल होता है, क्योंकि आप एसेट को क्या कर रहे हो, एक तरह से आप भाड़े पे दे रहे हो, तो आपको एक सर्टेन जो है, आपको एक सर्टेन लेसर का दिमाग में ये रहता है कि एक सर्टेन रिटर्न हम लोगों को मिलना चाहिए, हम जो ये काम कर रहे हैं मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को मिलना चाहिए। तो जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा दैट इज इम्प्लिसिट इन द लीज, तो उसको हम लोग यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे लीज रेंटल्स वगैरह को निकालते समय। द फर्स्ट डेट ऑफ द लीज ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज द इंसेप्शन ऑफ द लीज। जिस दिन से लीज ट्रांजैक्शन इफेक्टिव होगा, जो फर्स्ट डेट, जैसे लेसर और लेसी जिस दिन साइन करेगा अपना एग्रीमेंट को, उस डेट ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट को हम लोग बोलेंगे डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ द लीज। इसके बाद अब आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टर्म क्या है। नेक्स्ट टर्म है आपका
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप मनी का जो डिस्काउंटिंग का जो एस्पेक्ट है उसको आप समझ पाओगे। तो देखिए मनी का जो परचेजिंग पावर होता है ना, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग विथ टाइम। जैसे जैसे आप फ्यूचर में आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि मनी का जो परचेजिंग पावर है वो काफी ज्यादा डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज करता है? इसके पीछे वन ऑफ द मेजर कॉजेज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ता है, तो महंगाई की वजह से जो चीजें आज आपको सस्ते में मिल रहे हैं फ्यूचर में वो वही चीजें आपको महंगे में खरीदने पड़ते हैं। तो जब आपको फ्यूचर में महंगे में सामान खरीदना पड़ता है तो विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी यू आर अनेबल टू बाई द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन द फ्यूचर। तो यानी कि इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो क्या हो चुका है, वो डिमिनिश हो चुका है, वो घट चुका है। तो कंसिडरिंग द फैक्ट ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज डिमिनिशिंग, वो डिक्रीज करता है, तो हम लोग ये मान करके चलते हैं अकाउंट्स में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कि मनी एट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स आर डिफरेंट, अलग अलग उसका वैल्यू है। जैसे आज जो अगर आज आपको कोई 100 रुपया का पेमेंट करता है तो अगर ये पैसा आज नहीं मिल करके 1 साल बाद मिलता तो आज का 1 साल बाद का 100 रुपया आज का हो सकता है 90 रुपया के बराबर होता। मतलब आज का जो पैसा है वो ज्यादा ताकतवर है, उससे ज्यादा चीजें आप खरीद सकते हो। फ्यूचर का जो मनी होता है वो कमजोर होता है क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन की वजह से उसका ताकत काफी हद तक डिमिनिश हो चुका होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मनी का रियल परचेजिंग पावर है, जो मनी का प्रेजेंट वैल्यू है, उसको लाने के लिए हम लोग एक सर्टेन फैक्टर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं मनी का फ्यूचर वैल्यूज को। तो इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग फैक्टर को कंसिडर करके जब हम लोग मनी का रियल परचेजिंग पावर के बेसिस पे मनी का प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग कंसिडर करते हैं कोई भी कैश फ्लोज को, तो हम लोग कहते हैं उसको कि हम लोगों ने डिस्काउंटिंग किया। तो मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को, न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये इंटायर प्रोसेस होता है। बट आप सिंपली सोच लीजिए कि मनी का रियल, जैसे आपको अगर कोई लीज में आप इन्वेस्ट किए हो और वो लीज के जरिए आपको अगर मान लीजिए कि 1000 रुपीज पर ईयर आपको देना है, तो आप ये मत सोचना कि आप 1000 रुपीज एग्जैक्ट पेमेंट कर रहे हो। मतलब मान लीजिए कि 5 साल आप पेमेंट किए 1000 रुपया, तो टोटल नॉर्मली होना चाहिए 5000, एक्चुअली में वो 5000 नहीं है, वो 5000 से कम है, ठीक है। इट्स रियल वैल्यू इज लोअर देन 5000 बिकॉज मनी एट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स आर डिफरेंट, वो अलग अलग होता है। तो एक आज का 1000 रुपीज के बराबर है, बट 1 साल बाद जो 1000 रुपीज आप पे करोगे वो हो सकता है 900 रुपया के बराबर हो। अगले साल का 1000 रुपीज जो 2 साल बाद आप पे करोगे वो हो सकता है 800 रुपया के बराबर हो। तो जिसकी वजह से वो जो 5000 रुपीज का आपको पेमेंट दिख रहा है वो एक्चुअली में हो सकता है 4000 रुपीज का पेमेंट होगा इन टूडेज टर्म्स, ठीक है। तो हम लोग उसको डिस्काउंटिंग के जरिए हम लोग निकालेंगे और इसके जरिए हम लोग निकालने वाले हैं नेट इन्वेस्टमेंट। मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, बट सबसे पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में कोई डिस्काउंटिंग नहीं होता है। जो भी आप कैश इनफ्लोज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेसर, तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कैश मिल रहा है उसको, कैश इनफ्लोज, उसको लीज रेंटल्स मिलता है, MLPs मिलता है, मिनिमम लीज पेमेंट्स। तो जो भी उसको मिनिमम लीज पेमेंट्स मिलेगा हम लोग उन कैश फ्लोज को सिंपली कंसिडर करेंगे विदाउट कंसिडरिंग द फैक्टर ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कोई डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं कंसिडर होगा, सिंपली जितना जितना पेमेंट आ रहा है उसको लिया जाएगा और उसके साथ हम लोग जोड़ देंगे एनी अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, URGV। अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू का वो पार्ट जिसको कहीं से भी लेसर को गारंटी नहीं मिल रहा है, तो उसको हम लोग अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू बोलेंगे। तो अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू के साथ मिनिमम लीज पेमेंट्स को जब ऐड कर दिया जाएगा तो जो सम टोटल आएगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट।
और यही मिनिमम लीज पेमेंट्स, यही अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यूज अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके, परचेजिंग पावर मनी का परचेजिंग पावर को कंसीडर करके, डिस्काउंटिंग करके उसका रियल वैल्यू टुडेज टर्म्स में, आज के टर्म्स में अगर हम लोगों ने निकाला तो जो वैल्यू सम टोटल आएगा दैट इज द नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? डिस्काउंटेड मिनिमम लीज पेमेंट्स, इसी को डिस्काउंटिंग करेंगे, डिस्काउंटेड मिनिमम लीज पेमेंट्स प्लस डिस्काउंटेड अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू का सम टोटल विल बी कंसिडर्ड एज द नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब दिस इज द डिस्काउंटेड टोटल ऑफ कैश इनफ्लोज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेसर। अच्छा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड द नेट इन्वेस्टमेंट विल बी कंसिडर्ड एज द अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। हम लोग इस डिफरेंस का नाम दिए हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का फॉर्मूला होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज सीखा, तो चलिए इसका सम अप करते हैं वीडियो को खत्म करने से पहले। मिनिमम लीज पेमेंट्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया। मिनिमम लीज पेमेंट्स का फॉर्मूला होता है लीज रेंटल्स प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेसर। अच्छा, मैंने आपको आज के वीडियो में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला सिखाया। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू मिनिमम लीज पेमेंट्स प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। मैंने आज के वीडियो में आपको नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला सिखाया। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डिस्काउंटेड मिनिमम लीज पेमेंट्स प्लस डिस्काउंटेड अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। और साथ में हम लोगों ने आज के वीडियो में अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का फॉर्मूला सीखा। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम इज यूएफआई, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जीआई माइनस नेट इन्वेस्टमेंट एनआई। तो विद दिस वी कंप्लीट टुडेज वीडियो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।